और एक सेकंड, सुनो सुनो अंधभक्तों, 2 सेकंड जरा रुक जाओ। इस वीडियो में मैं तुम्हारे को पूरा मसाला भी यहां पर देने वाला हूं, और वो लोग जिनको एक्चुअली हमारे देश से फर्क पड़ता है वो लोग भी जरा रुक जाएं, इस वीडियो को एंड तक देख लें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं वापस लेकर आ गया हूं हमारा वो सेगमेंट जहां हम अंधभक्तों को उनकी बातों का जवाब देते हैं। लेकिन पहले किस चीज के बारे में बात होगी इस वीडियो में? यूएई किस तरीके से इंडिया के ऊपर लगातार सवाल पूछता रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है प्रिंसेस हिंद अल कसीमी ने बहुत सारे सवाल किए हैं, ट्वीट्स करे बहुत सारे, हमारे देश की सरकार को एक तरीके से तलब किया, और देश की सरकार जो थी वो भी उनके आगे झुकी झुकी सी नजर आई। लेकिन आज फिर से एक ऐसी सिचुएशन बना के खड़ी कर दी हमारे देश के इन मूर्ख अंधभक्तों ने कि लगता है फिर से हमारा देश जो है सवालों के कटघरे में आने वाला है। ये फिर से मौका दे रहे हैं कुछ बाहर के देशों को और देशों को कि वो हमसे सवाल पूछे, हमारे मोदी जी से सवाल पूछें, और फिर से हमारे देश को एक बार शर्मिंदा होना पड़े। तो क्यों मैं बोल रहा हूं ये बात आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जुड़े रहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अंधभक्तों वाला सेगमेंट वापस आ चुका है, तो बुरी तरीके से जैसे धोबी घाट पे कपड़े धुलते हैं वैसे ही यहां पर अंधभक्तों की धुलाई होगी। इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अंधभक्त लगातार मौका देते रहते हैं हमारे देश को नीचा दिखाने का बाहर के लोगों को। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा प्रिंसेस हिंद अल कसीमी जो कि यूएई की प्रिंसेस हैं, उन्होंने लगातार हमारे देश से सवाल पूछे, लगातार हमारे ऊपर ट्वीट्स करे और ये कहा कि आखिरकार ये बताइए कि इंडिया में मुसलमानों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, इस तरीके का बैड एक व्यवहार क्यों करा जा रहा है, इस चीज का देश की सरकार जवाब दे। और ऐसा नहीं किसी ने जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि इस पे इग्नोरेंस थी हमारे देश की। ये ट्वीट्स आने के बाद या जो गल्फ कंट्रीज से ट्वीट्स आए थे उसके लगातार बाद मोदी जी, मोहन भागवत और जो यूएई में इंडियन एम्बेसडर हैं, लगातार उन्होंने पीस और यूनिटी की मांग करी और ये कहा कि भाई ब्रदरहुड और यूनिटी हो, और हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, और हम लोग किसी भी एक हमारे को किसी एक समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए कोरोना वायरस से को लेकर। इस तरीके की बहुत सारी बातें सामने आई जिससे यह भी पता चला कि भाई झुके झुके से सरकार नजर आते हैं। लेकिन जो गोबर भक्त हैं, जिनको मैं मसाला देने वाला हूं आज बहुत सारा, वो गोबर भक्त अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकते। उन्होंने फिर से ऐसी हरकतें शुरू करी हैं जो ऐसा लगता है कि फिर से सवाल करे जाएंगे हमारे देश से, फिर से जो है उंगलियां उठेंगी उनके अपने आका जी यानी कि मोदी जी के ऊपर। और वो डिजर्व करते हैं ये चीज, क्योंकि उन्होंने ही ये जो ज़ॉम्बी अंधभक्त हैं इनको बना के क्रिएट करा है, जिनके दिमाग में कुछ है नहीं, जिनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, बस ये वो बोलते हैं और वो करते हैं जो इनके अंदर प्रोग्राम कर दिया गया, एक चिप इनके अंदर डाल दिया गया है। तो अभी क्या है कि सिचुएशन आज की डेट में सफूरा जरगार के ऊपर बहुत गरमाई हुई सिचुएशन चल रही है, और सोशल मीडिया पे सफूरा जरगार को ट्रोल किया जा रहा है। सफूरा जरगार आपको ब्रीफ में बता देता हूं कौन है। जामिया के जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें उनका नाम उभर के सामने आया था, एक एक्टिविस्ट हैं जामिया की। और जो एंटी सीए का प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग में, वहां पर भी उन्होंने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। बस ये बहुत बड़ा रीजन है अंधभक्तों का उनके ऊपर अटैक करने के लिए। अंधभक्तों के पास महिलाओं के लिए, महिलाओं के ऊपर अटैक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही टूल है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देना। और ये चीज जब बहुत सारी बातें उठाई गई प्रिंसेस हिंद अल कसीमी के ऊपर, तो ये चीज अंधभक्तों ने उनके साथ भी करी। बहुत सारे ऐसे फेक फॉरवर्ड्स ऐसे भी चलाए जिनके ऊपर प्रिंसेस की भी कैरेक्टर असैसिनेशन करी गई थी। और क्योंकि यहाँ फैक्ट चेकिंग तो कोई करता नहीं है, उससे तो किसी का कोई मतलब नहीं है, तो बीजेपी के बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस मैसेज को भी धड़ल्ले से चलाया गया। द ललन टॉप ने इसका फैक्ट चेक किया और ये बात झूठ निकली पूरी तरीके से, अंधभक्त मुंह की खा गए वहां पे। अब सफूरा जरगार की जहां पर बात आती है तो उनके ऊपर एक कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस ये कहती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था और तिहाड़ जेल में डाला था, तो दिल्ली पुलिस ये कहती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि सफूरा जरगार का इन्वॉल्वमेंट था वहां के हिंसा के अंदर। ठीक है, दिल्ली पुलिस की एक बात मान लेते हैं कि हो सकता है उनके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हो, लेकिन क्या एक मानवता के आधार पर इस टाइम पे अगर वो प्रेग्नेंट हैं
तो उनको कहीं पर और जगह पर आइसोलेशन में नहीं रखा जाना चाहिए? क्या उनको एक रिलैक्सेशन इस पे नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर बहुत कड़े एविडेंसेस हैं हमारे देश के सरकार के पास या अमित शाह जी के पास या दिल्ली पुलिस के पास, तो अभी तक वो एविडेंसेस लेकर ये लोग सोशल मीडिया में उसको सर्कुलेट कर चुके होते हैं अपनी हर चीज़ की तरह। ये बिना एविडेंसेस की बातें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर लेते हैं, तो एविडेंसेस के साथ तो डेफिनेटली कर ही देते, एविडेंस है या नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक मानवता के आधार पे एक रिलैक्सेशन दिया जा सकता था। अगर नहीं देते, अगर यहाँ पर कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं ही नहीं ऐसे लोगों के लिए, तो भाई मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कपिल मिश्रा जैसे लोगों के लिए इतने बड़े ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स क्यों हैं? यहाँ पर उन लोगों के लिए, यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए इतने बड़े ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स क्यों हैं कि वो इतने बड़े बड़े मामलों के बाद भी, इतने बड़े बड़े एलिगेशंस के बाद भी, इतने बड़े बड़े केसेस के बाद भी इस टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई हैं? क्यों इस तरीके का भेदभाव है? उसके बाद लोग कहते हैं कि भाई गल्फ कंट्रीज में और यूएई में यहाँ के लोगों को निकाला जा रहा है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो प्रिंसेस हैं, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तो पूछेंगी, सवाल तो आपसे खड़े होंगे। और अब ये मैटर जो है ये सिर्फ यूएई का नहीं बचा। अभी यूएई में थोड़े दिन पहले भी इस चीज़ की खबर आई कि 3 लोगों को फिर से निकाल दिया गया जॉब में से, 1 को सैक कर दिया गया, 2 को सस्पेंड कर दिया गया, और इसके साथ ही लगभग आधा दर्जन लोग और थे जिनको उनकी जॉब से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं इनको समझ के उन्होंने ट्वीट कर दिया या फिर सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट कर दी जो कि वहाँ की हार्मनी को बिगाड़ रहा था, उस कंट्री की हार्मनी को इफेक्ट कर रहा था, और उसकी वजह से उनको अपनी जॉब खोनी पड़ी। शायद ये एक जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है यूएई की तरफ से, और डेफिनेटली होगी। जब आप इस तरीके से मुसलमानों के साथ भेदभाव करोगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे, चेरी पिकिंग कर करके पकड़ोगे और ये बोलोगे कि भाई दिल्ली हिंसा में इन लोगों का हाथ था, फर्जी केस यूएपीए का बना के उनको जेल में डालोगे, तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ और देशों में भी होंगी। और अब आप बोलोगे कि ये इसलिए बदला ले रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम देश हैं, तो आपको एक खबर और बता देता हूँ, कनाडा से भी इस चीज़ की खबर अब आ रही है कि वहाँ पर भी एक जनाब हैं, नाम बताते हैं आपको, उनका नाम है रवि हुडा। रवि हुडा जो हैं ये एक प्रोफेशनल रियल्टर, मतलब प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और इन्होंने भी एक ऐसी पोस्ट डाली जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन करने वाली पोस्ट है। नतीजन इनको इनकी जॉब से निकाल दिया गया। इनके एम्प्लॉयर ने एक ट्वीट करा जहां पर उन्होंने बताया कि हुड्डा जी को नौकरी से निकाल दिया गया है, ये हमारा पार्ट नहीं है। साथ ही साथ मल्टीकल्चरलिज्म एंड डाइवर्सिटी आर सम ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज इन आवर कम्युनिटीज एंड वी आर कमिटेड टू अपहोल्डिंग दीज वैल्यूज इन ऑल दैट वी डू। मतलब यहां पर भी वही चीज करी जा रही है जो यूएई में करी जा रही थी उन लोगों के खिलाफ जो कि सोशल मीडिया पे हेटरेट फैलाने का काम करे। और ये हेटरेट का जनरेटर कौन है? भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को ऑर्डर कौन देता है, इतना मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये चीजें जो चल रही हैं ये अल्टीमेटली हमारे देश का नाम और ज्यादा गिरा रही हैं। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि इस सब के बीच में आखिरकार मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी बिजी हैं पैसे कमाने में। मोदी जी, आप सोचोगे किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं। कल एक चीज और हमारे सामने आई कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं उस पे एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा दी गई है कि 13 रुपए फ्यूल के ऊपर बढ़ गया है रेट। लेकिन ये जो रेट है ये अल्टीमेटली कंज्यूमर को पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये है कि कच्चे तेल का दाम कम हो गया था, इंटरनेशनल ऑयल का दाम कम हो गया था, सस्ते में हमारे को मिल रहा था, लेकिन आप तक सस्ता तेल ना पहुंचे इसलिए सरकार ने उसमें बीच में अपनी एक्साइज ड्यूटी की एक डंडी मार दी, एक तरीके से अपना शेयर मार दिया, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट ना मिले। जितना बेनिफिट है वो सारा सरकार की जेबों में चला जाए। मोदी जी पैसे का इतना मुंह, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्यों है। एक तरफ आप पेट्रोल पे भी पैसा कमाना चाहते हो, दूसरी तरफ आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन भी लेना चाहते हो, तीसरी तरफ आप पीएम केयर्स फंड में तो लूट रहे हो, चौथी तरफ आप माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं खुद भी निकल कर बोल रहे हैं कि उनसे भी आप पैसा कमाना चाहते हो। आखिरकार इतने पैसे का आप करोगे क्या? कहां पर लेके जाओगे इतना पैसा? इतनी बड़ी कौन सी आपको फकीरी की इमेज बनानी है जो आपको इतने पैसे की जरूरत पड़ रही है? ये हमारे देश का सिनेरियो है। एक तरफ हमारे देश पे किस तरीके की बातें करी जा रही हैं, सवाल करे जा रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी कोरोना वायरस आउटब्रेक में और ऐसे सवालों को जवाब देने के बजाय पैसे कमाने में व्यस्त हैं। गोबर भक्तों,
तुम्हारी अकल में ये सब बातें नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। अब फाइनली उस सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहूंगा जहां पर हम अंधभक्तों की बातों का जवाब देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कमेंट पढ़ते हैं, ये लिखते हैं शमशेर सिंह, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, ये लिखते हैं मुझे। कांग्रेस रूल्ड स्टेट आस्क मेनी टाइम टू सेंट्रल टू ओपन वाइन शॉप, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीडम टू स्टेट दे कैन, पहले तो यार प्लीज इंग्लिश ठीक से लिख लिया करो, फ्रीडम टू स्टेट दे कैन ओपन वाइन शॉप, सो इट्स अप टू स्टेट इफ दे वांट टू ओपन और नो। बिहार एंड गुजरात ऑलरेडी लिकर बैन, तेलंगाना टुक डिसीजन नॉट टू ओपन। फिर उन्होंने लिखा है चू और डैश गाली इन्होंने लिखी है मुझे, तो तू है ही कांग्रेसी, तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख। भाई पहली बात तो ये कि कोई भी सरकार के खिलाफ जो बोलता है उसे तुम कांग्रेसी बोल देते हो। अबे मैं इस कांग्रेस के अगेंस्ट भी 100 बातें बोल चुका हूँ। तो पहले तो अपने दिमाग की थोड़ी गोबर को निकाल, क्या नाम है तेरा, शमशेर सिंह, शमशेर सिंह, अपने दिमाग की थोड़ी गोबर को निकाल, अपने दिमाग की थोड़ी धुलाई वुलाई कर, एक काम कर सैनिटाइजर ले और अपने दिमाग के ऊपर छिड़कना शुरू कर दे, क्योंकि तेरे दिमाग में गोबर की वजह से कीड़े पड़ चुके हैं। तो कांग्रेस की बात तो निकाल दे। अब जहां तक रही कि सेंटर से मांग करी जा रही थी कि भाई सारी वाइन शॉप खोल दी जाए, तो बस स्टेट्स तो ये भी कह रहे थे हमारे को पैसे दे दो, स्टेट्स तो ये भी कह रहे थे हमारे को पैकेज दे दो, स्टेट्स तो ये भी कह रहे थे कि प्लीज ध्यान दिया जाए हर स्टेट के ऊपर, और यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा है सेंटर के द्वारा। स्टेट की क्या सारी बातें मान लेता है सेंटर? ये ज्ञान तुम अंधभक्तों के बीच में ही ठीक है, ये जो दिमाग वाले लोग हैं वो ये सब बातें नहीं समझते हैं। स्टेट्स की हर बात सेंटर नहीं मानता है, और दुकानें जो हैं वो यूपी में भी खुली हैं। तो अगर दुकानें यूपी में भी खुली हैं तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर स्टेट और सेंटर को अलग अलग नहीं रख सकते, क्योंकि यूपी में और सेंटर में दोनों में बीजेपी की सरकार है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे अंधभक्त की तरफ, जिसका नाम है सोनू। सोनू 2 बार सोनू है इसका नाम। ये गाली से शुरुआत करता है, लिखता है डैश अब तू ये बता, राहुल खान जो कि तुम्हारा मालिक यानी बॉस है कि तुम गुलामी करते हो 5,000 में, उनने क्या पोस्ट किया कश्मीर के ऊपर। यार प्लीज़ ठीक से हिंदी तो लिख लो, मतलब इंग्लिश नहीं आती लेकिन हिंदी तो ठीक से लिखो, पढ़ने में भी दिक्कत होती है यार तुम्हारी हिंदी को। और वो कौन लोग थे जिसको वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा था? पहले तू ये डिसाइड कर कि तू अंधभक्तों के साथ है या भारत के साथ है, आतंकवादियों के साथ है या भारत के साथ है। भाई मैं तो भारत के साथ हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग डेफिनेटली आतंकवादियों के साथ हैं। क्यों? क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रखा है यार। समझ जाओ, मतलब एक ऐसे टेरर एक्यूज्ड को तुम पार्लियामेंट में बिठा रहे हो और उसके बाद तुम और लोगों से पूछ रहे हो कि तुम आतंकवादियों के साथ हो या तुम देश के साथ हो। तो हम तो देश के साथ हैं, लेकिन बीजेपी अपना स्टैंड जरा क्लियर करके बताया। अगर वो आतंकवादियों के साथ नहीं है तो तुरंत साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बाहर निकाले। अगला अंधभक्त हमारा, जिसका नाम है संदीप कुमार। All you know is to criticize every policy of government. This is it. Do you have something to suggest government for something better? No. संदीप कुमार जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं और मैं, आपने गाली नहीं लिखी, इस बात की बहुत बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आप ये कह रहे हो कि मेरे पास कोई सजेशन है सरकार को देने के लिए कि नहीं। मैं n नंबर ऑफ सजेशन दे चुका हूं सर सरकार को, लेकिन सरकार के पास मानने की हिम्मत नहीं है। दूसरी चीज, अगर सजेशन भी हम लोग देंगे, पैसा भी हम लोग देंगे, तो सरकार क्या करने के लिए बनी है भाई फिर? तो दोस्तों ये था अंधभक्तों का सेक्शन, जहां पर हमने दिया अंधभक्तों के जवाब। एक्चुअली इनका जवाब क्या है, ये तो लिख ही ठीक से नहीं पाते। इनका जवाब तो उसके बाद देंगे ना जब ये लिखेंगे ठीक से। तो पहले अंधभक्तों लिखना ठीक से सीख लो, उसके बाद तुम्हारा जवाब भी तुम्हारे को ठीक से मिलेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो सबके साथ, ग्रुप्स पे शेयर करो इसको, और अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो मुझे पेट्रेन पे जाके सपोर्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।